Hello and welcome back to the civil engineering with MSA improve your knowledge for your bright future। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें हम लोग क्या देख रहे थे जी, कंप्रेशन मेंबर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रॉब्लम सीरीज के अंदर दो प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सॉल्व किए, प्रॉब्लम नंबर 1 और 2, ये दोनों एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर के एनालिसिस के सवाल थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या होगा, डिजाइन का सवाल होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन को डिजाइन करेंगे। तो बिना टाइम को गवाए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सामने आ जाए तो क्या करना है, क्वेश्चन से मोटिवेट हो जाते हैं, क्वेश्चन से बात कर लेते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन चाहता क्या है हमसे। देखिए क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये चाहता है कि एक कॉलम है जिसका कि लेंथ दिया हुआ है, इसने mm में दे दिया है, बहुत बढ़िया, हम लोगों को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कौन सी बढ़िया आसान कर दी क्वेश्चन ने, ठीक है। लॉन्ग इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहां से देखिए, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है यहां से लेकर के एट द बोथ एंड तक, ये यहां तक का स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको बाउंड्री कंडीशन को बता रहा है जहां से आप केएल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। इट कैरी अ डिजाइन लोड, देखिए बहुत अच्छी बात है, इसने डिजाइन लोड दे दिया। डिजाइन लोड जब दे देगा तो हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जब हम लोग को सर्विस लोड देता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। कहता है कि यूज बीम आई सेक्शन, ठीक है, जो हम लोग को यूज करना है बीम आई सेक्शन यूज करना है फॉर डिजाइन अ कॉलम, एक कॉलम को डिजाइन करने के लिए बीम आई सेक्शन यूज करना है, ठीक है। और कहता है कि स्टील का ग्रेड आप ले लीजिए 410। 410 क्यों कहता है, ताकि एफ ऑफ वाई आपको पता चल जाए। तो देखिए क्वेश्चन में जो है बहुत कुछ बातें जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक जानकारी बहुत ज्यादा है, क्या है इसमें, कि हमको करना है डिजाइन। डिजाइन के प्रॉब्लम में देखिए हमारे पास जो अननोन होता है वो होता है एफसीडी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफसीडी को एज्यूम करेंगे। इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हैं, आइदर आप क्या कीजिए कि आप लेमडा एज्यूम करके बना लीजिए, और या फिर आप क्या कीजिए एफसीडी को एज्यूम करके बना लीजिए। ज्यादा आसान होता है एफसीडी को एज्यूम करना। तो ये जो बातें कह रहा हूं ये आपको थोड़ा उलझा रहा होगा, लेकिन जब बनाएंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए मैं खुद को कर लूं गायब। देखिए ध्यान से क्या क्या पहले दिया हुआ है, क्या क्या मुझे चाहिए, और जो मैंने आपसे बात कही उसको किस तरह से यहां पर हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो देख लेते हैं पहले हमको दिया हुआ क्या क्या है। इसने मुझे दे दिया है लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी दे दी है, 6000 mm, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 6000 mm जब मुझे लेंथ की वैल्यू दे दी गई है, उसके बाद देखिए मुझे क्या कहा गया है कि कॉलम जो है हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेन द रोटेशन एट बोथ एंड। इसका मतलब क्या है कि जो बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन जो है, बाउंड्री कंडीशन ये मुझे बता रहा है कि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट बोथ एंड, ठीक है। यानी अपने पोजीशन पर भी कॉलम का दोनों एंड टिका हुआ है और वो रोटेट भी नहीं कर सकता है। तो जब इतनी बातों को पता चल गया कि दोनों एंड क्या है, इसका फिक्स है, दोनों एंड का मतलब देखिए ये अगर कॉलम है तो यहां पर भी ये फिक्स है और इसका दूसरा जो एंड है यहां पर भी ये फिक्स है। तो जब इतनी बात आपको पता चल गई तो आपको पता है आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो एक काम जो कि बहुत बड़ा है, कि आप चले जाओ टेबल नंबर 11 में, पेज नंबर 45 में। देखिए जरा पेज नंबर 45 में यहाँ पर क्या दिया गया है हम लोगों को दिया गया है केएल की वैल्यू। फिक्स्ड के लिए केएल की वैल्यू दे दी गई है, कितना है भाई, 0.65L, ठीक है जी, ये हमको दे दिया गया है। अब यहां पर देखिए लेंथ क्या है, एल क्या है, जो आपको लेंथ गिवन है, तो इसको यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका झमेला यहीं पर खत्म कर देते हैं, 0.65। और एल की वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है जी, 6000 है। तो इसको आप जरा सा बढ़िया से गुना कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 3900 mm, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा अब जरा देखिए हमको एक और चीज दिया हुआ है ना, पी। अच्छा ये पीडी नहीं है, ये पीडी नहीं है, डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमको नहीं दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, लोड की वैल्यू दी हुई है। यहीं से तो सारा खेल हो जाएगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू देखिए कितना है दिया हुआ है हमको, लोड की जो वैल्यू दी गई है फैक्टर्ड है, इसीलिए 1.5 से इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, आप भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ लीजिएगा सवाल में दिया क्या है, 1050 किलो न्यूटन। लेकिन क्योंकि हमारा काम ज्यादातर किसमें चलता है, न्यूटन में, तो मैं इसको न्यूटन में यहीं पर कन्वर्ट कर लूं तो ज्यादा अच्छा होगा, 10⁻³ न्यूटन। लीजिए भाई ये काम हो गया। अच्छा और एक चीज आपको दे रखी गई है ना, क्या दे दिया है इसने, Fe 410, तो फॉर Fe 410 एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो अब याद हो गया होगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको मेगा पास्कल भी लिखते हैं ना, एफसीडी की वैल्यू में आप लोगों ने देखा होगा ये,
तो अब मुझे चाहिए क्या, देखिए डिजाइन करने के लिए मुझे एक सेक्शन चाहिए। सेक्शन के लिए सेक्शन को चूज कैसे करेंगे, SP6 में, यानी जो कि आपके पास अभी स्टील टेबल होगा या SP6 आप लोग यूज कर रहे होंगे, वहां पर देखिएगा नंबर ऑफ सेक्शन दिए हुए हैं, है ना। तो ये नंबर ऑफ सेक्शन में से आपको लेना कौन सा है, तो लेंगे वही जो कि हमारे एरिया से मैच करे। जो हम लोग एरिया रिक्वायर्ड फाइंड आउट करेंगे उससे ज्यादा एरिया होना चाहिए हमारे मेंबर का, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया रिक्वायर्ड निकालेंगे। तो देखिए एरिया रिक्वायर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको पेज नंबर मेरे ख्याल से 34 में आप लोगों को पता होगा ना, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है जरा देखिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ ना, PD = AE × FCD दिया हुआ है जी, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। लेकिन आप यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो AE है ये है इफेक्टिव एरिया, लेकिन अभी जो मैं निकालना चाह रहा हूं वो हो जाएगा एरिया रिक्वायर्ड। एरिया कितना रिक्वायर्ड है, तो एरिया रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास जो है लोड की वैल्यू दी हुई है और ये एरिया रिक्वायर्ड लिख रहा हो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, इनटू FCD। अब देखिए हमारे पास P की वैल्यू पता है, एरिया रिक्वायर्ड निकालना है, लेकिन एक और अननोन है ना, ये अननोन का नाम क्या है, FCD। जब पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग FCD को एज्यूम करेंगे। जो मैं शुरू में आपको कह रहा था ना कि आप या तो लेमडा एज्यूम करके और टेबल से FCD निकाल करके कीजिए, वहां भी आप एज्यूम ही कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली FCD को एज्यूम कर लूंगा। देखिए FCD एज्यूम करने के लिए आपको IS कोड में कोई ऐसा बैरियर नहीं दिया हुआ कि कहां से लेकर के कहां तक आपको यूज करना है, लेकिन आप जब जनरल दिमाग से सोचिएगा, जब आप जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, किसको पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा जी, आप टेबल्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। जो हाँ टेबल्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन से टेबल हमारे पास अवेलेबल है, देखिए 9 नंबर का टेबल जिसमें आपको डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस FCD की वैल्यू पता चलती है ना, ABCD, उस टेबल पर जाइए और जरा देखिए कि हमको फिक्स एक चीज तो दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, FE हमारे पास कितना है, 250 है। तो 250 के लिए जरा देखिए जब KLR की वैल्यू 10 होती है तब तो उसका वैल्यू आता है, कितना दिया हुआ हमको FCD वहां पर 227, और 250 तक जब चली जाएगी तब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 24 × 3। ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा एक आइडिया बैठे, है ना, कि आइडिया क्या बैठे कि आप कितना से कितना तक ले सकते हो। तो ये आपके पास जो वैल्यू है ना, इतनी दूर में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं कि जब भी आपको FCD एज्यूम करना हो ना, देखिए कुछ कुछ डिजाइन में थंब रूल तो चलता है ना, तो ये आप एज्यूम कीजिएगा 120 से लेकर के 160 तक, ठीक है, ये आप एज्यूम कीजिएगा FCD की वैल्यू। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वैल्यू को एज्यूम करने से आपके सेक्शन फेल होने के चांसेस कम होते हैं। तो अभी जो मैं मान लेता हूं, मैं मान ले रहा हूं एज्यूम FCD कितना मैं मान लूँ जी, 130 मान लेता हूँ, चलिए 130 Nm/mm², यूनिट लिखना बहुत जरूरी। देखिए आपने एज्यूम किया है और इसको क्रॉस चेक भी करेंगे हम लोग, है ना, कि एजम्पशंस हमारा सही है कि नहीं। तो देखिए यहां से एरिया रिक्वायर्ड क्या हो सकता है जी, P/FCD, ठीक है। देखिए सारा खेल एरिया रिक्वायर्ड निकालने के लिए, क्योंकि हमको सेक्शन चूज करना है, ये हमारे साथ एक परेशानी है। P की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, P की वैल्यू दी गई है 1050 × 10⁻³ ले लेता हूं मैं, क्यों, न्यूटन वाला ले लेते हैं ना। और FCD आपने कितना अभी माना, 130 माना, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको एरिया रिक्वायर्ड निकल करके आ जाएगा 8076.92 आना चाहिए, ठीक है, mm²। ये देखिए ये एरिया रिक्वायर्ड है, ये इफेक्टिव एरिया नहीं है। कभी भी आप इस एरिया को AE की जगह में मत पुट कर दीजिएगा आगे जा करके, ध्यान रखिएगा। देखिए ये तो आया mm में, लेकिन जब आप स्टील टेबल में या फिर हैंडबुक में आप देख रहे हैं ना, तो आपको जो एरिया लिखा हुआ है सेक्शन का सेंटीमीटर² में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट ही कर लूँ, तो क्या है थोड़ा सा काम आसान हो जाए, 80.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं कि हमको सेक्शन चूज करना है। तो देखिए जब आप जाइएगा, कहाँ पर जाइएगा जी, SP6 का पार्ट 1 में जाइएगा, तो आपको ढेर सारा ये जो हमारे पास एरिया है ना, देखिए इस एरिया को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है वो आपके काम में आने वाला है। एरिया रिक्वायर्ड कितना आपने निकाला है जी, 80.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको जो सेक्शन चूज करना है ना, इस एरिया से ज्यादा का चूज करना है, कम नहीं होना चाहिए, बराबर में भी मत लीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि ये एरिया से हमको ज्यादा का एरिया मिले। तो देखिए पहली बात तो ये है कि आप एरिया के अकॉर्डिंग ढूंढिएगा, लेकिन ये एरिया आपको ढेर सारे जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप
आपको ISMB में भी मिलेगा, ISHB में भी मिलेगा, ISLB वाले कॉलम में भी मिलेगा। आई सेक्शन ना, चूंकि आपको क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि बीम सेक्शन आपको डिजाइन करना है, तो आपको क्या करना होगा, आई सेक्शन ही चूज करना होगा। तो जब आप यहां पर जाइएगा तो ढेर सारे ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपको ढूंढना प्रेफरेंस किसको पहला देना है। तो याद रखिएगा कंप्रेशन मेंबर के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग देते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग किसको देते हैं जी, ISHB को। और सेकेंड प्रेफरेंस दीजिएगा, सेकेंड प्रेफरेंस में रखिएगा किसको, रखिएगा ISMB को। ISHB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी, इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम, ठीक है। और ISMB का क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम है। देखिए ISHB को ज्यादातर इस्तेमाल जो किया जाता है वो इसको किया जाता है कॉलम में, और ISMB कॉलम में किया जाता है, लेकिन ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है फ्लोर बीम में, फ्लोर बीम बनाने के लिए। मैंने आपको जो पहला क्लास लिया था ना जब DSS का, तब ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, ठीक है। तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, जाकर के देख सकते हो। तो आपको पहला प्रेफरेंस किसको देना है, ISHB, दूसरा प्रेफरेंस किसको देना, ISMB। अब अगर मैं आपको कहूं कि क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ है कि आपको बीम सेक्शन चूज करना है, तो आप कोशिश करना कि अपने स्टील टेबल पर जाकर के ISHB का ही कोई सेक्शन चूज कर लो, ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया होता है अपने लिए। तो देखिए ये तो चीजें आपको मैंने बता दी। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, आप जो है वो क्या कीजिए, जाकर के स्टील टेबल में चेक कीजिए। आप जब स्टील टेबल में चेक करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ चीजें मिल जाएंगी। देखिए है जी, आपको अपना काम बनाना है किसमें जाकर के, ISHB में जाकर के आपको अपना काम बनाना है, ठीक है। आपको ISHB चूज करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि इस एरिया के अकॉर्डिंग जो मुझे थोड़ा ज्यादा एरिया दिख रहा है वो किसमें दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है ISHB 350 एट द रेट ऑफ 67.4 kg पर मीटर पे, ठीक है। तो मैं क्या करूं, टेक कर लेता हूं, टेक ISHB। अभी तक इतने न्यूमेरिकल कर लिया, आपको शायद हैंडबुक पढ़ना, यानी जो आपका स्टील टेबल है वो पढ़ना आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कम से कम ये सारी चीजें क्लियर होगी कि ये कहां से मैं ढूंढ रहा हूं, या फिर आप कहां से ढूंढ सकते हो, है ना। kg पर मीटर, ये इसका वेट है ना, ये मैंने चूज किया है, ठीक है। वेट के साथ लिखते हैं आई सेक्शन को, क्योंकि क्या होता है बहुत बार सेम डेप्थ पर दो दो हम लोगों को मिल जाते हैं, तो वेट के अकॉर्डिंग अपने को पहले क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन आपने चूज किया है। और ये आपको मैंने जो चूज किया है, देखिए मैं लिख देता हूं कहां पर मिलेगा, फ्रॉम SP6 से मैंने लिया है, पार्ट 1 है जो, और इसका जो है वो आप देखिएगा पेज नंबर 4 में चीजें मिल जाएगी, ठीक है। पेज नंबर 4 का भी काम जरूरी है, पेज नंबर 5 में भी हम लोगों को जरूरत की चीज मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए यहां से अब मैं कुछ चीजें यहां से छाप लेता हूं। देखिए AE यानी कि जो इसका सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 85.91 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी देखिए इससे तो ज्यादा है, इसको मैं mm में कन्वर्ट कर लूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8591 mm का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं H, यानी कि जो डेप्थ है वो कितना है, 350 mm। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास विड्थ ऑफ द फ्लेंज यानी BF कितना दिया हुआ है, BF दिया हुआ है, देखिए जी ध्यान से 250 mm। अच्छा, उसके बाद देखिएगा थिकनेस ऑफ द फ्लेंज आपको दिया होगा जिसको आप TF कहते हो, TF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 11.6 mm। थिकनेस ऑफ द वेब देखिएगा TW आपको दिख रहा होगा, TW इज इक्वल टू हो जाएगा 8.3 mm। ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने क्या किया, वहां से ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है जिस पर हम लोग बात करते हैं, पहले रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल लें यहीं से, तो मजेदार हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर छोटी सी जगह में लिख देता हूं मैं, रेडियई ऑफ गायरेशन। हम लोगों को क्या चाहिए, मिनिमम वाला चाहिए ना, मिनिमम वाला चाहिए, तो आप दोनों ही पहले लिख लेते हैं हम लोग, RXX और RYY दोनों ही लिख लेते हैं, ठीक है। कितना है RXX की वैल्यू जो है वो आप देखिए कितनी दी हुई है, 14.93 सेंटीमीटर है। ध्यान से थोड़ा यूनिट को बहुत ध्यान से लीजिएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 149.3 mm। अच्छा, ये RYY कितना दिया हुआ है, देखिए 5.34 सेंटीमीटर। मैं भी जब सारी चीजों को वहां से पुट कर रहा हूँ बहुत ध्यान से कर रहा हूँ, है ना, ताकि गलती ना हो जाए। बहुत बार क्या होती है ना, बहुत सारे डेटा लिखे हुए हैं तो गलती हो जाती है कभी कभी कि किसी दूसरे सेक्शन का हम लोग ले लेते हैं, बाद में हम लोग ढूंढते रहते हैं गलती कहाँ हो गई कि डिजाइन हमारा फेल हो गया। तो थोड़ा रुक करके ध्यान से लेना है। देखिए आपको क्या चाहिए, क्या रेडियस ऑफ गायरेशन हमेशा हमको चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम दोनों में कौन सा है, मुझे तो यही दिख रहा है ना 53.4 mm, तो हम लिखेंगे R मिनिमम। ये कौन सा है, किस एक्सिस के अलोंग है, ये भी याद रखिएगा, RYY के अलोंग हम लोगों ने लिया है। ये कितना है आपका 53.4 mm। यहां तक का काम आपका हो गया। लेकिन यहां पर देखिए मैं जो इसको मार्क कर रहा था बार बार,
ये इसीलिए मार्क कर रहा हूं कि ये जो आपका एई है आपने स्टील टेबल से लिया है, ये भी आपको चेक करना पड़ता है कि आप एज इट इज इसको रख करके क्वेश्चन बना सकते हो या फिर एई जो है आपका कुछ चेंज करेगा। वो कैसे होगा वो अभी आपको आगे बताता हूं। पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्लास इसका डिफाइन कर ले तो ज्यादा काम आसान हो जाएगा। देखिए बकलिंग क्लास पर अब बात करते हैं, बकलिंग क्लास कितना होगा। तो बकलिंग क्लास के लिए आपको क्या करना है, बकलिंग क्लास के लिए आप क्या कीजिए, आप चले जाइए टेबल नंबर 10 में, जो कि आपको पेज नंबर 44 में दिख रहा होगा, है ना, आईएस कोड में। देखिए टेबल नंबर 10 ये हमारे काम की चीज है, इतना मैंने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। टेबल नंबर 10 में देखिए बकलिंग क्लास को डिफाइन किया गया है ना। तो बकलिंग क्लास को जब डिफाइन किया गया है तो देखिए कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये आपका बकलिंग क्लास है या फिर नहीं है। तो पहला जो कंडीशन हमारे पास बनता है वो है h/bf इज ग्रेटर देन 1.2। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जस्ट दूसरे वाले में चेक करना है। ये आई सेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई सेक्शन, क्योंकि हम लोगों ने जो चूज किया है वो क्या चूज किया है, हम लोगों ने चूज किया आई सेक्शन, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम, जो कि क्या है, एक आई सेक्शन है। अच्छा, अगर आपको यहां पर सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और जो दोनों में से पहला वाला सेटिस्फाई होगा दूसरे वाले लाइन को सेटिस्फाई करना है। तो हम लोग यहां पर कर करके देखते हैं ना, ठीक है, बातों से ज्यादा थोड़ा सा काम कर ले हम लोग तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखिए पहला कंडीशन क्या बोलता है, h/bf, यहीं पर कर लेता हूं ना ताकि आपको आसान हो जाए। h/bf मैं निकाल लेता हूं, h हम लोगों ने कितना निकाला है 350, ये तो हम लोगों ने हैंडबुक से ही लिया है ना। bf हम लोगों ने कितना लिया है भाई 250, तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ गया 1.4। अच्छा ये 1.4 को ध्यान से देखिए, क्या ये 1.2 से ज्यादा है या कम है, ऑब्वियस सी बात है ये 1.2 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा काम जो है इस फर्स्ट वाले टेबल से ही हो जाएगा। तो जब ये 1.2 से ज्यादा है तो हम लोग यहां पर एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बकलिंग क्लास क्या हो जाएगा, बकलिंग क्लास इसका हो जाएगा, क्या लिख रहा है यहां पर देखिए, बकलिंग क्लास यहां पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है ना, तो आपको भी लिखना है बकलिंग क्लास ए है, और साथ में लिखना है अबाउट किस एक्सिस के अबाउट लिख रहा है, जेड एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा काम करते हैं, ये नीचे वाले को चेक करते हैं, टीएफ क्या बोल रहा है, टीएफ लेस देन और इक्वल टू 40 होना चाहिए। तो मेरे पास जो टीएफ है वो कितना है, वो टीएफ की वैल्यू दी गई है, हम लोगों ने लिया है 11.6, है ना, 11.6 mm हम लोगों ने लिया है। और ये जो है ऑब्वियस सी बात है लेस देन है ना किसके, 40 mm के। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बकलिंग क्लास बी हो जाएगा, ठीक है जी, बकलिंग क्लास बी हो जाएगा। अबाउट किस एक्सिस के अबाउट होगा, ये वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस। अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन जो है वो कोड ने ही पैदा किया है। क्या पैदा किया है मैं बताता हूं। हम लोग दो चीजें यूज कर रहे हैं, आईएस कोड के साथ हम लोग SP6 को यूज कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे ना कि जब आप यहां पर सेक्शन जब आपने चूज किया है, देखिए ध्यान से देखिए, जब आप ये जो मैंने लगा रखा है ना, ये आपका SP6 है, SP6 का मैंने लगा रखा है यहां पर समझाने के लिए पार्ट 1, और ये जो पोर्शन है वो किसका है, IS 800 2007 SP6 के टेबल नंबर 1 से ही तो आपने चूज किया है ना अपना बीम सेक्शन, ठीक है, पेज नंबर 4 से आपने चूज किया है, देख लीजिएगा पेज नंबर 4, ये आपके स्टील टेबल पर भी है ना, सेम चीज है। देखिएगा वहां पर कि ये जो एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी ये कोई अगर आई सेक्शन है ना, मैं यहां पर थोड़ा बनाने की कोशिश करूं तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को तो वाई एक्सिस दोनों ही कह रहे हैं ना, स्टील टेबल भी वाई एक्सिस कह रहा है, देखिए ध्यान से वाई एक्सिस कह रहा है, और आईएस कोड भी क्या कह रहा है, इसको वाई एक्सिस कह रहा है ना, यानी ये जो देखिए स्टील टेबल वाई एक्सिस कह रहा है, आईएस कोड भी वाई एक्सिस कह रहा है। लेकिन झमेला कहां पर आया, झमेला ये आया कि जब इस एक्सिस की बात कर रहा है कौन, जब इस एक्सिस की बात कर रहा है आपका SP6, यानी कि जो आपका स्टील टेबल है, वो कहता है कि ये एक्सिस आपका XX है। लेकिन जब आप देखोगे आईएस कोड में तो उसी एक्सिस का नाम इसने क्या रखा है, ZZ रखा है। इसका मतलब क्या है कि यहां जो भी ZZ वाला मामला लिखा हुआ है ये ZZ नहीं होकर के ये क्या है, हमारे हिसाब से XX एक्सिस है। यानी अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि बार बार ये जो दिक्कत आ रही थी कि Z एक्सिस, लेकिन आप कहोगे कि भाई Z एक्सिस तो हम लोगों ने लिया ही नहीं है, हम लोग रेडियस ऑफ गायरेक्शन चेक करते हैं X और Y एक्सिस में। तो फिर दिक्कत कहां पर है, दिक्कत है आपके आईएस कोड में जो ZZ एक्सिस लिया हुआ है उसी एक्सिस को आपके SP6 में XX एक्सिस लिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस ध्यान रखना है कि जहां पर आईएस कोड में आप ZZ एक्सिस ले रहे हो वो ZZ एक्सिस नहीं है, एक्चुअली में वो कौन सा एक्सिस है, XX एक्सिस है। ये क्या होता है कि कोड और टेबल के अलग अलग होने की वजह से ये कंफ्यूजन पैदा होता है। तो आपने देखिए
क्या लिया यहां पर दोनों आ गया ना, आपका क्लास ए है अबाउट एक्स एक्सिस और क्लास बी आ रहा है अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो है सेक्शन को इस तरह से चूज करेंगे कि हम लोगों ने जो आर मिनिमम लिया था वो किस में लिया था, आई आर वाई वाई के अलोंग लिया था। इसका मतलब ये वाई वाई वाला ही हमारा क्लास होगा। इसका मतलब क्या है कि बकलिंग क्लास इज क्या हो जाएगा जी, बी, स्मॉल बी लिख देता हूं, बकलिंग क्लास बी। अब जैसे ही बकलिंग क्लास बी आपके पास आ गया, सारी झमेलाओं का क्या हो गया, समाधान मिल गया। ठीक है, बकलिंग क्लास हम लोगों ने क्या कर लिया, यहां पर मैं फिर फ्रेश में लिख देता हूं ना, बकलिंग क्लास हम लोग क्या करेंगे, सोटेक बकलिंग क्लास क्या हो जाएगा हमारा, बी, क्लास बी हो गया। जब क्लास बी हो गया, अब आपके पास क्या है, आप टेबल से सारी चीजों को ले सकते हो, लेकिन आपको इससे पहले एक और स्टेप करना पड़ेगा। देखिए ये स्टेप आपको बहुत ज्यादा जगह में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत रेयर चांस होते हैं कि सेक्शन यहां पर आके हमारा फेल करे। ठीक है, इसीलिए आपको बुक वगैरह में भी बहुत ज्यादा ये स्टेप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जरूरी ये होता है कि आप ये स्टेप को यूज करें। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप चले जाइए पेज नंबर 18 में। पेज नंबर 18 किसका, पेज नंबर 18 आईएएस कोड कौन सा है हमारे पास, 800 2007 में आपको जाना है। 800 2007 में आप जाकर के देखिएगा, वहां पर आपको एक टर्म मिलेगा जो टेबल बना हुआ है, देखिए उसको ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन, क्लासिफिकेशन नंबर 2 है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन यहां पर किया गया है। देखिए ये क्या है आपका, लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो। इसमें जो हमको जरूरी है, टेबल बहुत लंबा है, लेकिन इसमें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो हमको क्या देखना होगा, वो हमको देखना होता है दो चीज। देखिए क्या क्या देखना पड़ेगा हम लोगों को, यहां पर हम लोग, हमारे पास जो सेक्शन है वो कैसा सेक्शन है, हमारे पास जो सेक्शन दिया गया है, जो गिवन सेक्शन है वो है रोल्ड सेक्शन। ये पहला वाला आई सेक्शन के लिए ही सारा बात किया गया है ना, हमको जो सेक्शन दिया गया है वो कैसा सेक्शन है, रोल्ड सेक्शन है, ये वेल्डेड सेक्शन नहीं है। तो इसीलिए अब आप थोड़ा सा क्या है, ध्यान से यहां पर देखिए कि क्या लिखा गया है। ये लिखा गया है बी डिवाइडेड बाई टी एफ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, तीसरे क्लास तक जा सकती है ना, 15.7 ई। ठीक है, एप्सिलॉन है, सॉरी ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, बी डिवाइडेड बाई टी एफ, ये हमेशा क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए आपको, ये होना चाहिए आपको 15.7 एप्सिलॉन के। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये क्लास डिफाइन करना जरूरी है, तभी हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो सेक्शनल एरिया लिया है स्टील टेबल से वो हम लोग आगे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहां पर आकर के सेक्शन को फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत रेयर चांस होते हैं यहां पर आकर सेक्शन फेल कर जाए, वो ये चेक करना है, ये वाला देखिए एक्सेली कॉम्प्रेशन में आपको चेक करना होगा डी डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू, ये 42 ई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या यहां पर लिख देते हैं कि वेब, देखिए दो चीजें हैं ना, आपको पहला क्या चेक करना होगा, आपको फ्लेंज के लिए, तो फ्लेंज के लिए तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा ना, फ्लेंज के लिए तो ये कंडीशन हो जाएगा, और दूसरा आपको वेब के लिए चेक करना होगा, वेब के लिए होना चाहिए डी डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 42 एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन है ये इसकी क्या होता है वैल्यू आपको पता होगा, देखिए इसी टेबल में नीचे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये होता है आपको 250 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई। यहां हमारी एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी कितनी है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी जो हमारे पास आई है वो 250 है, क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक समस्या है हमारे पास, समस्या क्या है कि यहाँ पर ये बी एफ नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ बी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर डी एफ ना लिख करके क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ डी लिखा हुआ है। तो बी और डी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैंने जो है वो पहले बना रखा है, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बहुत कुछ बता देगा। देखिए ये तो आपके पास, आपको पता है ना ये वाला लेंथ कितना है, ये तो आपको पता ही है, ये जो लेंथ दिया हुआ है यही तो आपका क्या है, बी एफ है, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने लिखी है, कितनी लिखी है भाई, 250। तो देखिए यहां कहीं बीच से कोई एक एक्सिस पास हुआ होगा, वाई एक्सिस। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। देखिए ये यहां से वाई एक्सिस पास हुआ होगा, क्योंकि देखिए वहां ध्यान से पढ़िए, हमको आउटस्टैंडिंग लेग कह रहा है, और यहां कहीं से आपका एक्स एक्सिस पास हुआ होगा, जिसको जेड जेड माना था उसने, ये आपका क्या हो जाएगा जी, वाई एक्सिस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका,
तो अब देखिए करना क्या है आपको, आपको बहुत सिंपल सा एक काम करना है। ये बी एफ आपको पता है कितना है, अच्छा ये ओवरऑल हाइट आपको, डेप्थ तो पता ही है ना, ये डेप्थ कितना है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग। एच, ये आपको एच तो पता ही है। अब देखिए इसमें बी और डी क्या होता है, डी जो है वो होता है आपका ये लेंथ, लेकिन सिर्फ देखिए ये डायग्राम मैंने ऐसे बना रखा है, ये डायग्राम कुछ ऐसे नहीं होगा, यहां पर क्या होता है थोड़ा सा कर्व होता है, ये देखिए इसको नाम देते हैं हम लोग रूट रेडियस, ठीक है, इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, रूट रेडियस। यहां पर ऐसे कर्व होता है, तो ये कर्व को छोड़ करके ना, जहां पर आकर के कर्व खत्म हुआ है, यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ है उसको बोला जाएगा कि ये डी है, उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा जी, इसको बोला जाएगा कि ये डी है। तो देखिए ये आ गया आपके पास डी। अच्छा बी क्या होगा, बी तो सिंपली यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है वो बी होगा, तो बी निकालना आसान है डी के मुकाबले, लेकिन आसानी से दोनों निकल जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि डी निकालने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला बनाओ, डी क्या हो सकता है, तो आप क्या कहिएगा, डी इज इक्वल टू होगा एच, एच का मतलब ये देखिए ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, माइनस 2 इंटू टी एफ, ये देखिए ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज है ना, यहां पर भी है और यहां पर भी है, सेम है, तो हम क्या करें 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ फ्लेंज घटा रहे हैं। अब हम लोग कहां पहुंच गए, यहां से लेकर के यहां के डिस्टेंस के बीच में, अब इसमें से हमको क्या घटाना होगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट रेडियस, रूट रेडियस। ध्यान से देखिए जो आपने यूज किया है स्टील टेबल, जहां से आपने मेंबर को सिलेक्ट किया है, जैसे SP6 मैंने जो यूज किया है, पेज नंबर 4 से सारे स्पेसिफिकेशंस को लिए, पेज नंबर 5 जो है जस्ट उसके बाद वाला जो पेज है, वहां पर देखिए एक टर्म लिखा हुआ है रूट रेडियस, ठीक है, डायग्राम में भी देखिएगा तो यहां पर आपको लिखा रहता है R1, ठीक है, R1 ऐसे कुछ लिखा रहेगा R1, तो ये रूट रेडियस वही है, आपको रूट रेडियस इजीली वहां से क्या करना है, ले लेना है, ठीक है, ये कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप ले लीजिएगा रूट रेडियस, कौन सा लीजिएगा आप, आपके पास सेक्शन कौन सा है, आपके पास सेक्शन है ISMB, ये क्या है ISMB 350 एट द रेट ऑफ 67.4 kg पर मीटर आप यूज कर रहे हो। इसमें आप पेज नंबर 5 में देखिए, पेज नंबर 5 में देखिएगा आपको मिलेगा रूट रेडियस, जिसको R1 से लिखा गया है, ये R1 क्या है आपका रूट रेडियस, या फिर इसको रेडियस ऑफ रूट, रेडियस एट रूट भी कहते हैं, ठीक है, रेडियस एट रूट भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 12, तो देखिए यहां से हम डी जो है डायरेक्टली निकाल लें, क्या डायरेक्टली निकाल लेते हैं, अब दोनों ही निकाल लेते हैं यहां से, रुके, फ्लेंज के लिए क्या था हमारे पास, बी डिवाइडेड बाई टी एफ था ना, तो बी डिवाइडेड बाई टी एफ, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरा लेंथ कितना है जी आपके पास, देखिए ये पूरा लेंथ है 250 ना, तो ये आधा लेंथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी एफ डिवाइडेड बाई 2, तो मैं डायरेक्टली यही काम कर देता हूं, क्या कर दूं मैं, 250 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 125, सिंपल कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाई टीएफ की वैल्यू आप लोगों ने कितनी निकाल रखी है 11.6, इसको जब चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये आएगा 10.77, और ये जो है वो लेस देन है, किससे है, कम है। जब ये कम है इसका मतलब है कि यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके, पहला कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दिया। वेब पे चेक कीजिए, वेब देखिए, वेब क्या है, वेब आपको दे रखा गया है, वेब क्या बताया था जी, डी डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला क्या था, ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डी डिवाइडेड बाई टी डब्ल्यू, ये कम होना चाहिए 42 ई से, ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए क्या आ गया, सॉरी अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, डी का भी अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया ना, क्या बन सकता है h माइनस 2f, मैं डायरेक्ट वैल्यूज को रखता हूं, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 350 माइनस 2 इंटू 11.6 यानी tf माइनस 2 इंटू रूट रेडियस, जो आप लोगों ने अभी अभी देखा ना कितना था 12 mm, ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपको TF, यानी कितना हो जाएगा 8.3, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू निकल करके आ जाएगा आपके पास 36.48 विच इज लेस देन 42 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, यानी ये भी यहां पर भी मामला ओके है। अगर ये दोनों ओके है तो आपको क्या करना है, देखिए जब दोनों मामला आपका बिल्कुल सही बैठ गया तो आपको क्या करना है, आपको लिख देना है सेक्शन इज सेमी कॉम्पैक्टेड। ये जब चीज आप लिख देते हो कि सेक्शन जो है आपका सेमी कॉम्पैक्टेड है, इसका मतलब क्या है, अब आपको जो है ये परमिशन है कि आप जो इफेक्टिव एरिया लेने वाले हो, लिख ही देते हैं इफेक्टिव एरिया ऑफ सेक्शन,
ये अब क्या हो जाएगा आपका, जो आपको एरिया गिवन है, एरिया गिवन इन SP6 पार्ट 1, मैंने SP6 पार्ट 1 यूज किया है, आप स्टील टेबल लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां लिख ही देता हूं स्लैश करके स्टील टेबल, स्टील टेबल, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि सेक्शन यहां पर आकर के फेल करे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आप क्या कर लो कि यहां पर अभी हमारा जो है सेक्शन पास कर चुका है, तो जो एरिया हम लोगों ने देखा है स्टील टेबल पर वही हमारा इफेक्टिव एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो जिसको आप लैम्डा से दिखाते हो। स्लेंडरनेस रेशियो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, KL अपॉन R होता है जी, R मिनिमम, और ये लेस देन होना चाहिए किसके, 180 के। अच्छा, ये वाली जो जानकारी है ये आपको कहां से मिलती है ये भी बता देता हूं। यहां पर ये जानकारी आपको मिलेगी टेबल नंबर 3, हम लोगों ने टेंशन मेंबर में यूज भी किया ना, पेज नंबर 20 में होगा, और यहीं से चेक हो जाएगा। अगर देखिए यहां पर आने के बाद यानी इस स्टेप में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि आपने जो FCD चूज किया है या आपने जो सेक्शन चूज किया है वो सही नहीं है, उसको यहीं पर आकर के आपको रीडिजाइन कर लेना चाहिए। तो अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्वेश्चन को इसके आगे नहीं बढ़ाना, आप क्या करना, शुरू में जाकर के थोड़े से जो है डेटा को चेंज करके देखिएगा, ठीक है। और अगर सब कुछ सही रहा तो यहां पर आकर के आपका ये जो चेक है ये ओके हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा ओके है कि नहीं। तो हमारा ओके है कि नहीं उसे कैसे पता चलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू आपको पता है केएल हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया है 3900, और आर मिनिमम हमारे पास कितना है 53.4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 73.03, और ये जो है लेस देन है किसके 180 के, यानी ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि क्या रेंज आप रखिएगा FCD को चूज करने का, वो मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि यहां पर आकर के आपका कहीं सेक्शन फेल ना हो जाए। अब आपको क्या करना है, देखिए एक तो आप लोगों ने FCD चूज जो है एज्यूम किया, उसके बाद क्या किया आपने एरिया निकाला, ठीक है, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब जो है फाइनली हम लोग चेक लगा रहे हैं, 1 बाय 1 करके चेक लगा रहे हैं। इसी चेक में हम लोगों को डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी निकाल करके देखना होगा, जो हमारा सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग हमको डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। देखिए हमारे पास KL अपॉन R की वैल्यू आ गई है, F ऑफ Y आपको पता है, F ऑफ Y हम लोगों को पता है कितना होगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब ये दोनों चीजें आपके पास अभी आ गई है तो आप क्या करो, आप FCD फाइंड आउट कर लो। यहां पर तो आप निकालो FCD कहां से निकालिएगा, FCD निकालिएगा फ्रॉम टेबल नंबर 9, कौन सा ABC में कौन सा B, क्योंकि हमारा बकलिंग क्लास B है, इसी के लिए तो बकलिंग क्लास हम लोगों ने डिफाइन किया था। ये देखिएगा पेज नंबर 41 में आपको मिलेगा, ठीक है, कहां पर IS कोड में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहां से आप क्या किए, पास क्या है FCD का टेबल है ना, FCD का टेबल है, देखिए 9B बकलिंग क्लास B के लिए। अब देखिए हमारे पास KL अपॉन R की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है 73.03 आई है, इतनी वैल्यू आई है KL अपॉन R की। तो देखिए 73.03 कहां पर आएगा, 70 से ज्यादा और 80 से कम, यहां कहीं बीच में लाई करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है, ये तो आप वैल्यू लोगे, ठीक है, यानी आप टेबल कैसे बनाओगे 73.03 और 80। अब क्या करना है अपने को, इसके अलोंग 250 में देखिए क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है ना, 250 में आइए, देखिए यहां पर क्या है 166 दिया हुआ है 70 के लिए, और 150 दिया हुआ है 80 के लिए। तो इसको लेकर के टेबल बना के आपको क्या करना है, इंटरपोलेट। जो तो देखिए हम लोगों ने वैल्यूज देखी ना अभी क्या क्या है, तो मैं क्या करूं, KL अपॉन R एक साइड लिख देता हूं और एक साइड FCD लिख देता हूं हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करें, इसके अकॉर्डिंग जो टेबल में हम लोगों ने वैल्यूज को देखा था उसको उठाइए और पुट कीजिए। तो क्या था भाई 70, दूसरी जो हमारे पास KL अपॉन R की वैल्यू आई है वो कितनी है 73.03, और तीसरी वैल्यू कितनी लेनी है 80। इसके अलोंग जो देखिए आपको वैल्यू कितना दिया हुआ है टेबल में 166, ठीक है, मेगा पास्कल MPa, ये तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और ये कितना है 150 मेगा पास्कल। आपको मैंने बताया था इंटरपोलेट करने के लिए फॉर्मूला, इसको ABC मान लीजिए, इसको X, Y और Z मान लीजिए। यहाँ पर अननोन क्या है आपके पास Y है, सिंपल सा एक इक्वेशन आप बना करके ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, x माइनस B माइनस A इंटू x माइनस Z डिवाइडेड बाई
सी माइनस ए, ये फॉर्मूला है आपके पास। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा है कि फॉर्मूले से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कीजिए। एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, इतना अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर हमसे ये कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं चाहता है, वो सिर्फ चाहता है कि आप एफसीडी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप कैसे भी कर सकते हो, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करो, टाइम बचेगा। जब कैलकुलेटर है हमारे पास तो हम कर सकते हैं ना। तो ये देखिए बी कितना है आपके पास 73.03 माइनस ए कितना है आपके पास 70। देखिए इतना अननेसेसरी फालतू काम कर रहे हैं, ये कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो सकता है ना। 166 माइनस 150 डिवाइडेड बाई सी माइनस ए, सी कितना है भाई 80 माइनस 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो y इज इक्वल टू एफ सी डी इज इक्वल टू आपको कितना निकल करके आ जाएगा, यही तो एफ सी डी की वैल्यू है ना 161.152 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। यूनिट के साथ लिखना बहुत जरूरी है। अगर इतना आपको पता चल गया तो अब आप लास्ट काम करिए, और लास्ट काम आपको क्या करना पड़ेगा, आप पीडी को फाइंड आउट कीजिए। ये क्यों, ये एक तरह का चेक है हमारे लिए कि डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमको चेक करना पड़ेगा। पीडी की फॉर्मूला क्या है, शुरू में बताया था एई इंटू एफ सी डी। एई आपको पता है कि जो आप लोगों ने स्टील टेबल से लिया था, स्टील टेबल से कौन सा लिया था भाई, एई की वैल्यू। ये देखिए आपने एई लिया था और फिर आपने इसको जो है चेक किया था ना। चेक करने के बाद आपने बताया था कि क्या हम लोग जो एई ले रहे हैं स्टील टेबल से वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग यूज कर सकते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 8591 mm का स्क्वायर, ये वैल्यू आपको ले लेना है। एफसीडी आप लोगों ने पहले ही निकाल लिया है। जब इतना काम कर ही लिया है तो बस क्या करें, इसको पुट करें और आंसर निकाले। तो 8591 इंटू एफसीडी कितना निकाला आपने 161.152। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1384456.83 न्यूटन। लेकिन आप कहिएगा कि इससे काम नहीं चलेगा तो मैं कहूंगा कि इसको किलो न्यूटन में बदल लीजिए 1384.45 किलो न्यूटन, ठीक है। अब इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू बड़ी है, किससे बड़ी है जी 1050 किलो न्यूटन, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था लोड, यानी लोड कम है और स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ ज्यादा जब होगा लोड से, इसका मतलब है कि हमारा सेक्शन जो है वो क्या है, सेफ है। ये आपको दिया हुआ था वहां पर डिजाइन लोड क्वेश्चन में, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सेक्शन जो है सेफ है। तो आप बस एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, सो डिजाइन इज सेफ फॉर कॉलम, कौन सा कॉलम, ISHB आपने यूज किया है 300 एट द रेट ऑफ, वेट कितना था इसका, वेट था इसका 67.4 kg पर मीटर। यहां पर आकर के आपका जो है डिजाइन कंप्लीट होता है। आप खुद को ले आते हैं और उसके बाद फिर देखिए सवाल बहुत ही ज्यादा आसान था, थोड़ा सा घुमावदार था, थोड़ा सा पेज वाला था। इसमें जो हम लोगों ने निकाला एक वो क्या था, हम लोगों ने इसको देखा कि सेक्शन हमारा सेमी कॉम्पैक्टेड है कि नहीं, यानी क्लास हम लोगों ने देखा है ना, और वो देखना जरूरी है। देखिए रेयर चांसेस होते हैं कि उस सेक्शन जो है हमारा वहां पर जाकर के फेल करे, वैसे फेल करता नहीं है। इसलिए आप देखिएगा बुक वगैरह में बहुत साफ साफ इस चीज को नहीं लिखा जाता है। तो बहुत ही आसान है, आप एक बार देखिए इसको ध्यान से, इजिली समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि अब जो है एक्सियली लोडेड कॉलम जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो स्टड के केस के साथ मिलेंगे, स्टड के कुछ सवाल बनाएंगे और फिर जो है हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और लेसिंग और बैटन की थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने कोड में सारी चीज़ों को मार्क कीजिए, नोट्स बनाइए, और क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, और क्या कीजिए पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।